21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में जीने का मतलब है मॉडर्न वर्ल्ड में जीना। लेकिन आज भी हमारे देश में ओनर किलिंग के नाम पर सैकड़ों लड़के लड़कियों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी औरत को तो छोड़िए, किसी मर्द तक में इतनी कुव्वत नहीं कि इन ओनर किलिंग्स के खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन सोचिए, इन्हीं ओनर किलिंग्स के ऊपर यदि 2 सदी पहले किसी औरत ने स्टैंड लिया हो, उसने आवाज उठाई हो और ओनर किलिंग में मार जाने की कोशिश में किसी युवक युवती को बचाया हो, तो उसकी हिम्मत को आप क्या कहेंगे? आज का पत्र माता सावित्रीबाई फूले की इसी हिम्मत को आपके सामने उजागर करता है। ऐसी वीरांगना थी हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने समाज की परवाह किए बगैर एक क्लियर और फर्म स्टैंड लिया इन ओनर किलिंग्स के नाम पर। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। एक छोटी सी संपादकीय टिप्पणी है जिसे मैं पढ़ रही हूं, उसके बाद सीधा पत्र पर आऊंगी। सावित्रीबाई फूले ने यह पत्र ज्योतिबा फूले को अगस्त 1868 में लिखा। इसमें अंतरजातीय प्रेम विवाह एक घटना का जिक्र है जिसमें लोग युवक युवती को पीट पीट कर मारने पर उतारू थे। सावित्रीबाई फूले की पहलकदमी से न केवल युवक युवती की जान बच सकी, बल्कि उनके विवाह का रास्ता भी खुल गया। पता चलता है कि फूले दंपत्ति सामाजिक भेदभाव के सताए हुए लोगों के लिए केवल जुबान नहीं चलाते थे, बल्कि वास्तविक मदद भी करते थे। लोगों में अंग्रेजी कानून का डर भी था। आज के मुकाबले अंग्रेजी कानून कितना सख्त और न्यायप्रिय रहा होगा कि इस तरह की अमानवीय घटना करते वक्त भी लोगों के मन में न्यायिक व्यवस्था का डर रहा होगा। उसके मुकाबले आज के मौजूदा हालात, मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न गवर्नमेंट को आप देख लीजिए। अंतरजातीय प्रेम विवाह को लेकर इस बात की क्रूर व बर्बर घटनाएं वर्तमान में भी देखी जाती हैं। फूले दंपत्ति की खुली मानवीय सोच के यहां दर्शन होते हैं। यही सोच उनको अन्य सुधारकों से अलग करती है और क्रांतिकारियों की श्रेणी में स्थान देती है। बिल्कुल यकीनन जो लोग 2 सदी पहले भी इंटरकास्ट मैरिज को लेकर एक क्लियर स्टैंड रखते हों, उनके क्रांतिकारी जज्बे को सैल्यूट। सीधा पत्र पर आ रही हूं। 29 अगस्त 1869, नई गांव, पेटा, खंडाला, सतारा। न्यायमूर्ति ज्योतिबा, मेरे स्वामी सावित्री का साष्टांग प्रणाम। आपका पत्र मिला, हम यहाँ सभी खुशहाल हैं। मैं अगले महीने की 5 तारीख को पूना आ रही हूँ। चिंता न करें, यहाँ एक अघटित घटना घटी। गणेश नाम का एक ब्राह्मण युवक गांव गांव जाकर पंचांग देखकर अपना गुजारा करता था। शारजा नाम की लड़की के साथ उसका प्रेम हो गया और लड़की 6 महीने की गर्भवती हो गई। वे गांव से भाग गए और गांव के दुष्ट लोग उनको खोज लाए और उन दोनों के साथ मारपीट की। गांव की गलियों में घुमाया और मारने पर उतारू हो गए। ये भयंकर बात जब मुझे पता चली तो मैं दौड़ कर पहुंची। उन लोगों को अंग्रेज सरकार के कानून का डर दिखाया, उनके इस क्रूर कृत्य करने से उनको दूर किया। साधु भाऊ ने कहा कि ब्राह्मण युवक और महारिन युवती गांव छोड़कर चली जाएं। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण युवक का एक महारिन युवती के साथ प्रेम विवाह था, प्रेम हो गया था और उनके शादी की व्यवस्था बाद में की गई। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ, इससे पता चलता है कि किसी भेदभाव के बिना उन्होंने हर तबके के लिए काम किया है। दोनों पीड़ित ऐसा करने को राजी हो गए। उन दोनों को मैंने बचाया, इसलिए वे दोनों मुझे देवी समझकर मेरे पैरों में गिर पड़े और रोने लगे। उनका रोना रुक ही नहीं रहा था। मैंने उनको किसी तरह समझाया बुझाया और शांत किया। अब मैं उन दोनों को आपके पास भेज रही हूं। इसके अलावा मैं और क्या करती? आपकी जानकारी के लिए यही बात है, आपकी सावित्री। उसके बाद नीचे माता सावित्रीबाई फूले की प्यारी सखी
और पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जिसे मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। फातिमा शेख सावित्रीबाई फूले की सहयोगी। फूले दंपत्ति के इस क्रांतिकारी कार्य में एक मुस्लिम स्त्री ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उस मुस्लिम महिला का नाम फातिमा शेख है। 19वीं सदी की पहली मुस्लिम अध्यापिका फातिमा शेख ही हैं। फातिमा ज्योतिराव फूले के मित्र उस्मान शेख की बहन थी। ज्योतिराव के पिता द्वारा उन्हें घर से निकाल देने के बाद उस्मान शेख ने ही उन्हें अपने घर में शरण दी थी। वे प्रगतिशील विचारों के थे। फूले दंपत्ति ने जो नॉर्मल स्कूल स्थापित किया था उसमें फातिमा शेख ने अध्यापन प्रशिक्षण पूर्ण किया था। मतलब जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी टीचिंग की वो उन्होंने फूले दंपत्ति के नॉर्मल स्कूल में ही ली थी। सावित्रीबाई और फातिमा शेख मिलकर अछूत बच्चों के स्कूल का संचालन करती थीं। सावित्रीबाई फूले ने अक्टूबर 1868 में ज्योतिबा को लिखे पत्र में इसका जिक्र करते हुए लिखा है, मैं जानती हूं कि मेरे ना होने से फातिमा को कितनी मुश्किल हुई होगी, लेकिन मुझे यकीन है वह समझेगी और कुरकुर नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्पेलिंग डेट की मिस्टेक है। ये पत्र हम पहले पढ़ चुके हैं और 1868 की बजाय 1856 में ये पत्र लिखा गया था। तो एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो पत्रिका के संपादक जो हैं वो इसे जब रीप्रिंट करें तो इस गलती को सुधार सकते हैं। अब उसके बाद दूसरे पत्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पत्र है अकाल पीड़ितों को लेकर। इससे पता चलता है कि उनका जो सामाजिक उत्थान का आंदोलन था वो किस लेवल तक फैला हुआ था कि ब्रिटिश हुकूमत भी उसमें कितना सहयोग कर रही थी लोगों के उत्थान के लिए। चलिए संपादकीय टिप्पणी से शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फूले ने यह पत्र ज्योतिबा फूले को अप्रैल 1877 में लिखा। इस समय अकाल के दौरान किसानों की दुर्दशा का हृदय विदारक वर्णन किया गया है। समाज के उच्च वर्ग सेठ साहूकार इस स्थिति में लोगों की लाचारी का दुष्टता पूर्वक लाभ उठा रहे हैं और इसका भी संकेत किया है। तो इस बात को जब हमने महात्मा फूले के पत्र पढ़े थे तो जो पहला ही पत्र था जो उन्होंने अकाल के विषय में विनती करते हुए लिखा था, जो ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित हुआ था 24 मई 1877 यानी कि 24 में 1877 को, तो उसमें भी हमने इस बात को पढ़ा था कि माता सावित्रीबाई फूले ने इस बात का जिक्र किया था कि किस प्रकार सेठ साहूकार जो है अकाल पीड़ितों को लूट रहे हैं। सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ताओं ने अकाल पीड़ितों की राहत के लिए कार्य किया, इसका भी जिक्र किया है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी पुणे व मुंबई के लोगों से अकाल पीड़ितों की मदद की अपील की थी, इसका मैं भी जिक्र कर चुकी हूँ। सत्य शोधक समाज की देखरेख में अकाल पीड़ितों के भोजन के लिए 50 से अधिक भोजनालय चलते थे। और यदि आप इसका कंपैरिजन करें आज की मौजूदा सरकार से तो कोरोना काल में 50 तो क्या 5 भोजनालय भी सरकार की तरफ से शायद गिनती में नहीं खोले गए होंगे लोगों की मदद के लिए। इसकी सोशल ऑडिटिंग करवाकर आप जानकारी जुटा सकते हैं। इसीलिए शोषकों, दलितों, दमितों, किसानों में सत्य शोधक की गहरी पैठ थी। सत्य शोधक समाज भद्रजनों के सिद्धांत चर्चा का नहीं बल्कि सामाजिक समस्याओं को दूर करने का आंदोलन था। उसी प्रकार मुझे कहते हुए खुशी होती है कि अंबेडकर नामा भी कथा कहानी नहीं बांचता बल्कि अपने सोए हुए समाज को जगाने का एक साझा मंच है अपने महापुरुषों के लेखन के जरिए। और अंबेडकर नामा जो है वो ऑथेंटिक जानकारी ही अपने श्रोताओं तक पहुंचाता है। उसे माने या ना माने ये अलग बात है, आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ती हूं। पत्र इस प्रकार है। 20 अप्रैल 1877 ओतुर जुन्नर, न्यायमूर्ति ज्योतिबा मेरे स्वामी, सावित्री का साष्टांग प्रणाम। पत्र का कारण यह है कि वर्ष 1876 बीतने के साथ अकाल अधिक विकराल हो गया है। समस्त जन और जानवर घबराए हुए हैं और मरणासन होकर धाराशायी हो रहे हैं। मनुष्यों के लिए अनाज नहीं है और जानवरों का चारा पानी नहीं है। इस कारण कितने ही लोग गांव छोड़ छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए हैं। कितने लोग अपने किशोर बेटे बेटियों को बचाने पर मजबूर हो गए हैं।
नदी नाले तालाब सब सूख गए हैं और जमीन में दरारें पड़ गई हैं। पानी के अभाव में पेड़ पौधे सूखकर धरती पर गिर गए हैं, धरती में दरारें पड़ गई हैं और उनमें से आंच की लपटें निकल रही हैं। उसके आगे जो वो जिक्र कर रही हैं वो बहुत तकलीफ देह है। अनेक लोग भूख व प्यास से बेबस होकर कड़वा अनाज विद इन ब्रैकेट गंदा व सड़ा हुआ अनाज खा रहे हैं और कितने ही लोग अपना पेशाब पी रहे हैं। सोचिए किस हद तक लोगों के ऊपर जान पर बनाई होगी। पानी की एक बूंद नहीं और लोग जो है अपना ही यूरिन पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालात कितने भयंकर रहे होंगे। भूख प्यास से व्याकुल लोग रोते बिलखते मौत का शिकार हो रहे हैं। यहां ऐसी भयानक परिस्थिति बनी हुई है। सत्य शोधक समाज व दयावान लोगों द्वारा अकाल पीड़ितों लोगों के लिए अन्न धान्य के देने के लिए अकाल निवारण कमेटी की स्थापना की गई है। भाई कोंडा जी और उनकी पत्नी उमाबाई जी जान से मेरा ध्यान रख रहे हैं। सत्य शोधक समाज ओतुर के शास्त्री गणपति सखाराम डुमरे पाटिल आपसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा रहेगा कि आप सतारा से ओतुर आ जाएं और फिर यहां से शहर के लिए जाएं। आपका आर.बी. कृष्णा जी पंत लक्ष्मण शास्त्री जी याद होंगे। मैं उनके साथ अकाल प्रभावित गांव में जाकर लोगों की मदद के लिए रुपए व पैसे की मदद वे लोग कर रहे हैं और मांग रहे हैं। दूसरा चिंता का विषय यह है कि साहूकार लूट रहे हैं। इस कारण बुरी बुरी घटनाएं घट रही हैं। उनके बड़े बड़े डाके पड़ रहे हैं। मतलब अनाज उन लोगों ने छुपा लिया होगा गोदामों में और लोग भूख से तड़प कर मजबूरी में उनके गोदामों पर डाके डाल रहे होंगे। इस बात की जानकारी पाकर कलेक्टर यहां आए और पूरे मामले को समझकर गोरे सिपाहियों को सुरक्षा में तैनात किया। उन्होंने 50 सत्य शोधकों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने इस संबंध में बात की। मैंने उन्हें कहा कि क्या हमारे लोग शरारती और बदमाश हैं जिसके कारण उन्हें कैद खाने में डाला है। कलेक्टर न्यायकारी हैं। उसने गुस्से में फौजदारों से कहा कि क्या पाटिल डाके डालते हैं, उनको छोड़ दिया। कलेक्टर ने अकाल पीड़ितों पर दया करके 4 गाड़ियां ज्वार की भेजी। इससे पता चलता है कि सोसाइटी में फूले दंपत्ति के किए हुए कामों का किस कदर इम्पैक्ट होगा कि सरकार जो है उसके ऊपर भी इन लोगों के किए गए काम का कितना इम्पैक्ट रहा होगा। कि एक बार माता सावित्रीबाई फूले ने कलेक्टर से मिलकर जब बातचीत करी तो कलेक्टर को सारी स्थिति समझ में आ गई कि किस तरीके से जो सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ता हैं उनको लेकर सेठ साहूकार जो है वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि डाके डाल रहे हैं, लोगों से डाके डलवा रहे हैं और अनाज जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारा लूट कर। तो कलेक्टर को भी सारी स्थिति पता चली होगी और उसने माता सावित्रीबाई फूले के कहने भर से सारे कार्यकर्ताओं को, सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। तो इससे माता सावित्रीबाई फूले का इम्पैक्ट पता चलता है सरकार के ऊपर भी। ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब कोई ईमानदारी और लगन से लगातार सोसाइटी में काम करे। आप लोग कल्याणकारी कार्य करते आ रहे हैं, उसमें मैं हमेशा सहायता करूंगी और मैं आपके दिव्य कार्य सेवक कार्य में सहायक रहूंगी। मेरी सिर्फ यही इच्छा है। मैं और अधिक क्या लिखूं। आपकी सावित्री। और लास्ट में एक छोटा सा चित्र बना हुआ है नाय गांव में सावित्रीबाई फूले का घर जहां उनका जन्म हुआ था। तो वैसे ये सब चीजें आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं तो वहां भी जरूर मिलेंगी। तो इसी के साथ माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले के भाषणों और पत्रों का सिलसिला यहां खत्म होता है। अगले एपिसोड में अगली पुस्तक के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। हो सकता है 1-2 दिन का मैं समय लूं क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि अंबेडकर नामा के मंच से ऐसी बुक्स को मैं रीड करूं जो सोसाइटी में उसकी सोच में थोड़ा बदलाव लाने का काम करें। इसीलिए हो सकता है बुक को सिलेक्ट करने में 1-2 दिन की देरी हो। उसके बाद जैसे ही बुक सेलेक्ट होगी मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक आज्ञा दीजिए, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस में शेयर की गई जानकारी को
लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, जिससे समाज में धीरे धीरे ही सही क्रांतिकारी बदलाव आए। धन्यवाद।